पहला प्रश्न ये प्रश्न है लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य के, यानी जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 11 सीटों पर, इन्हीं के लिए ये जो है वीडियो या क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष और नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है, या परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। आपको बता दूं कि सामाजिक समस्या में समाज के लोगों में चिंता, तनाव, संघर्ष और यहाँ पे जो लिखा हुआ है निराशय, ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है निराशा। इसका मीनिंग बनता है निराशा से, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो कभी कभी एग्जाम में निराशा ना लिखकर ये शब्द लिख देता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और इन्होंने कहा कि उसकी उत्पत्ति होती है और इसके सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पड़ती है। तो ऐसी बात कहने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है डब्ल्यू वेलेस वीवर। ये ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये प्रश्न ऐसे याद रखिएगा। चलिए अब आप लोग करिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को भी लगाइएगा। प्रश्न हमारे सामने सेकंड है कि सामाजिक समस्या सामाजिक आदर्शों का विचलन, देखो एक कीवर्ड्स पकड़िए, आदर्शों का विचलन है और जिसका निराकरण सामूहिक प्रयास से ही संभव होता है। और यह परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है। ऑप्शन ए मेरिल एंड एंड्रेस का हो जाएगा, और वहीं अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं तो हर्टन एंड लेस्से का, ऑप्शन सी वॉल्स एंड फर्के, ऑप्शन डी आपका रिचर्ड सी जो है फुल्लर। याद रखिएगा ये भी। बताइए एक बार जरा मुझे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बताइए, नहीं आ रहा जवाब आप लोगों का भाई, बोलिए कुछ तो बोलिए। नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वॉल्स एंड फर्के का नाम आता है, ठीक है, वॉल्स एंड फर्के का नाम आता है, ठीक है। और जो ये रिचर्ड सी फुल्लर हैं, ये काफ़ी फेमस पर्सन हैं। ये सामाजिक समस्या व्यवहार के वे प्रतिमान जिन्हें किसी समय में समाज के अधिकांश सदस्य अनपेक्षित मानते हैं, इसकी बात करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनका नाम याद रखिएगा। और यहाँ जो हर्टन एंड लेस्से का नाम है, ये बेसिकली हर्टन मूलर का ही नाम आता है ये, ठीक है, हर्टन मूलर का ही नाम आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए कि एक सामाजिक समस्या समाज की कोई भी ऐसी सामाजिक दशा है जिसे समाज के एक बहुत बड़े भाग या शक्तिशाली भाग द्वारा अवांछनीय तथा ध्यान देने योग्य समझा जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, यह आपको बताना है। शेपर्ड एंड तथा वॉश के द्वारा, ठीक है, यह परिभाषा आपकी आएगी। तो परिभाषा में इतना ध्यान ना दें कि एग्जाम में, लेकिन पहला जो क्वेश्चन था आपका डब्ल्यू वेलेस वीयर का नाम मैंने बताया था, वीवर का नाम, वो याद रखिएगा बस। अब यहाँ से फैक्ट आपका शुरू है। प्रश्न हमारे सामने है कि रॉबर्ट ए निस्बेट ने सामाजिक समस्या की उत्पत्ति के कितने कारण बताए थे। बताइए जरा। अब ये तो आप बता सकते हैं भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब नहीं पता। आपको बता दूं, इन्होंने 4 टाइप बताए थे। कितने टाइप के? 4 टाइप के बताए थे। याद रखिएगा, ये नाम इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जहां मैंने आप लोगों से बात किया था कि व्यक्ति का समायोजन करने में असफलता को बताते थे पॉल लैंडिस महोदय, उन्हीं को रिलेट करते हुए यहाँ पे रॉबर्ट ए निस्बेट के द्वारा बताया गया था सामाजिक समस्या की उत्पत्ति, और जो 4 टाइप के बताए गए थे। एक था व्यक्ति का समायोजन करने में असफल, एक था सामाजिक संरचना में दोषपूर्ण होना, एक था संस्थागत समायोजन में असफलता, और एक था सामाजिक नीतियों में संस्थागत विलंबन का होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक पॉल लैंडिस की तरह ही यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आया। पॉल लैंडिस ने सामाजिक समस्या को कितने भागों में डिवाइड किया, बताइए, कोई बताएगा?
वही चार हैं। आवाज मेरी क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण करें भाई, आप बोल भी नहीं रहे हैं कोई लोग। जी सर, जी सर, चलो आवाज क्लियर है सर। चलो फिर ठीक है। तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करते हैं, देखिए मेजर सोशल प्रॉब्लम, मैं बहुत इंपॉर्टेंट किताब का नाम है और ये मैंने शुरुआत की क्लास में बताया था। बताइए जरा किसी को, मेजर सोशल प्रॉब्लम पुस्तक किसने लिखा है? बहुत सरल प्रश्न मैंने बता चुका हूं, सेल्जनिक। सेल्जनिक। अच्छा आपको अब ये बता दूं मैं, आप मेरी बात को सुनिए एक बार सभी लोग अच्छे से। मैं आपको बता दूं कि रॉब और सेल्जनिक ने एक किताब लिखी थी, दोनों लोगों ने मिलकर। उस किताब का नाम था मेजर सोशल प्रॉब्लम, और उस किताब में उन्होंने बताया थे टोटल 5 ऐसे कारण जो सामाजिक समस्या को एक प्रकार से जन्म देता है। और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जब समाज में अनेक संस्थाएं विचलित होने लगती हैं तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? जाहिर सी बात है। एक तो ये बताया था और इसी किताब में मिलेगी। एक था संगठित समाज के लोगों की पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित करने की क्षमता को समाप्त कर देना, यह भी था। और आपको बता दूं कि सामान्य सदस्यों की आकांक्षाओं और उपेक्षाओं की संरचना बिगड़ने लगती है तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होने लगती है, यह तीसरा था। और एक उनका था कि समाज की जो वैल्यू हैं, जो मूल्य हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है या हस्तांतरण होती रहती है। इस तरीके की अगर बात कोई करने वाला बात है तो भी मेजर सोशल प्रॉब्लम में कही गई है। और समाज और कानून को जो तोड़ते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, वो भी समस्या उत्पन्न करते हैं सामाजिक। तो ये 5 चीजें थी, है ना, याद रखिएगा। यहां पे जरा करेक्ट जवाब बताइए, ऑप्शन नंबर बी या सी? बी नहीं होगा सर, सी होगा। रॉब एंड जब सेल्जनक मैंने नाम बोल दिया है तो यहां पे सी होगा, है ना। यही किताब इन दोनों का। रॉबर्ट ए निस्बेट के द्वारा बताए गए सामाजिक समस्या का कारण कौन से हैं? देखो मैंने अभी आपको रिलेट करा था कि व्यक्ति का समायोजन करने में असफल, देखिए संस्थागत समायोजन में असफलता होना तो जाहिर सी बात है संस्थाओं का संघर्ष होगा। सामाजिक नीतियों में संस्थागत विलंबन का होना तो कहीं ना कहीं व्याधि की स्थिति होगी। सामाजिक गतिशीलता यानी आप कह सकते हो सामाजिक संरचना में दोष, तो मैं आपको कहूं ऑप्शन नंबर लगाइएगा डी को। हाँ, पॉल लैंडिस महोदय के बारे में जरा बताइए। देखिए सामाजिक संरचना का दोष हो गया, व्यक्ति का समायोजन करने में असफलता का होना हो गया, संस्थागत समायोजन में असफल होना ये भी हो गया। तो बताइए यहाँ पे डी नहीं सही होगा? डी ही सही होगा। अभी तो मैंने बोला है आप लोगों से भी, ऊपर वाली लाइन में भी 4 प्रश्न करवाए हैं इससे संबंधित। अब देखिए मैंने आपके नाम में बताया है E.L. जॉनसन के बारे में भी। इनका कहना है कि सामाजिक समस्याओं के निराकरण में कौन सी बाधाएं आती हैं। इनका कहना यह है जॉनसन महोदय का कि कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं या कौन सी बाधाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका सही जवाब आपको बता दूं, शक्तिहीन भावनाओं तथा निहित स्वार्थ का जो समर्थन, सुझावों को हानिकारक बताना, कार्य को धीमी गति, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है ये करेक्ट है ना। देखिए सोशल वर्क जो सब्जेक्ट है वो टफ सब्जेक्ट है क्योंकि प्रश्न फैक्ट से पूछे जाते हैं और अप्लाइड ऐसा बनाया जाएगा जो फैक्ट को ही रिलेट करेगा, है ना। चलिए यहाँ पे जा देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 10। वॉल्स तथा फर्के के अनुसार सामाजिक समस्या के निराकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए? अब बताइए, आप सोशल वर्कर हैं, निराकरण के लिए क्या करेंगे आप? समस्या का व्याख्या करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। अवलोकन तथा तथ्यों का संकलन करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। तथ्यों का वर्गीकरण करेंगे, सारणीय एवं संगठन करेंगे। ऑप्शन डी उपर्युक्त आपका सभी, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। वॉल्स एंड फर्के अकॉर्डिंग, यही आपका स्टेटमेंट सही है ना। समाज में औसतन व्यवहार से बहुत अधिक भिन्नता प्रकट करना विचलन होता है। देखो
अभी ऊपर आपने देखा है एक क्वेश्चन आदर्शों का विचलन, जहां आपने नाम दिया था मेरिल एंड एंड्रिस का। मेरा कहना है यहाँ पे कि यहाँ आप किसको बताओगे, जहां बता रहा है भिन्नता का प्रकटन करना ही क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। तब आप जवाब दीजिएगा वहां पर रॉबर्ट बेल का नाम। रॉबर्ट बेल इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप औसत से लगभग निकट हैं तो आप ठीक हैं। यहां भी एक प्रश्न बताऊंगा, आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। आई एम ओके, यू आर ओके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अभी बताता हूं, इसी से संबंधित है। अगर आप औसत से लगभग निकट हैं तो आप ठीक हैं, पर यदि आप औसत से बहुत दूर हैं तो आप निश्चय ही ठीक नहीं हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बताइए जरा एक बार मुझे। आप लोग बोल नहीं रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत बोलिए, है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहां करेक्ट जवाब हो जाएगा आप लोगों का सिम्पसन्स। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यह करेक्ट जवाब है। और आपको बता दूं एक प्रश्न और आता, मैंने अभी आपको बताया है, नोट करिएगा कॉपी पर। आई एम ओके, यू आर ओके। आपको बता दूं ये किताब आई थी थॉमस एंटोनियो हॉरिस, लिखिए को, थॉमस एंटोनियो, ठीक है, हॉरिस। और ये किताब आई थी 1967 में, और ये किताब थी सेल्फ हेल्प पर, स्वयं सहायता पर ये किताब थी आप लोगों की। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आप सबके लिए। और मैं आपको बता दूं, बेसिकली इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे। एक कॉन्सेप्ट, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो एक तरफ आपका था, ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप, नंबर 1 स्टेप वो था हेल्थी पोजीशन के लिए। हेल्थ पोजीशन मतलब स्वस्थ स्थिति के लिए, आप लिखते रहिएगा, पहला पोजीशन नंबर 1 करके लिखिएगा। और जो हेल्थी पोजीशन था ये बेसिकली इसमें लिखा हुआ था कि आई एम ओके एंड यू आर ओके, ठीक है, ये पोजीशन था। और इस पोजीशन को कहा गया था हेल्थी पोजीशन, गेट ऑन विथ हैप्पी, हैप्पी को लेकर था ये। दूसरी पोजीशन की बात मैं अगर करता हूं तो था आई एम नॉट ओके, ये दूसरा कंडीशन था। आई एम नॉट मतलब आप समझिए कि जब आप केस वर्क करेंगे तो आप ओके हैं और यू आर ओके, दोनों अगर अच्छा है तो फिर तो हैप्पी हैप्पी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हेल्थी है, ग्रीन में है ये। लेकिन अगर आप, मैं नहीं सही हूं परंतु आप ठीक हैं, यानी आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, तो ये वन डाउन पोजीशन है, यानी एक आदमी ठीक है दूसरा आदमी ठीक नहीं है। केस वर्क में जैसे अगर आपके सामने आ जाए तो आप ठीक नहीं है, क्लाइंट आपका ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं वन डाउन पोजीशन। और ये कंडीशन होती है गेट अवे फ्रॉम हेल्पलेस, हेल्पलेस वाली कंडीशन बनती है, ठीक है। तीसरा पोजीशन अगर मैं बात करता हूं, देखिए समझिएगा अच्छे से, यहां से प्रश्न बनाएगा, हल्के मत लीजिए, अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से आप सभी लोगों को। तीसरा कंडीशन बनती है कि आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, मतलब मैं भी ठीक नहीं हूं और आप भी ठीक नहीं हैं, तो ये कंडीशन बन जाती है, ये पोजीशन बन जाती है होपलेस वाली, होपलेस वाली क्या बन जाती है, पोजीशन। और ये होपलेस पोजीशन को कहा जाता है गेट नाउ हियर विथ हेप, जो है होपलेस, होपलेस, तो ये थर्ड पोजीशन होगी, याद रखिएगा ये। और नंबर 4 पोजीशन बनता है यहां पर कि आई एम ओके, आई एम ओके, और आप ओके नहीं हैं, यानी आप ठीक नहीं हैं, मैं तो ठीक हूं, यानी यू आर नॉट ओके। और ये होता है आपका वन अप। वन अप का मतलब होता है कि जब मैं ही मतलब मैं मेन हूं ना सोशल वर्कर, तो जब मैं ओके हूं तो एक पोजीशन आपका अप है, यानी वन पोजीशन आपका वो अप,
ठीक है, ऊपर। और इसको बोला जाता है, जानते हैं क्या? इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। गेट रिड ऑफ एंग्री, पहली है हैप्पी की, दूसरी है हेल्पलेस की, तीसरी है होपलेस की, चौथी है एंग्री। पहला है ग्रीन, याद रखिएगा, हेल्थी पोजीशन। बस अब बताइए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है ना? कभी कभी एग्जाम में जानते हैं पहली कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है? असर्टिव बोला जाता है, असर्टिव। दूसरे वाले को बोला जाता है जो है पैसिव, तीसरे वाले को बोला जाता है कंफ्यूज्ड, चौथे वाले को बोला जाता है अग्रेसिव। ये भी यूज किया जाता है पेपर में, है ना? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी एक प्रकार की, समझ लीजिए, मैंने करवा दिया यहीं पर आज। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। जॉनसन के द्वारा दी गई विचलन की परिभाषा में शामिल की गई है सामाजिक मानदंड, मानदंडों का व्यक्ति का ज्ञान, जानबूझकर मानदंडों का उल्लंघन करना और उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब बताइए आप। बताइए जॉनसन के अकॉर्डिंग। डी, वेरी गुड, यहां पे करेक्ट जवाब होगा डी। डी आपने सही जवाब दिया है। जॉनसन महोदय के अनुसार आपने सही बोला है कि सामाजिक मानदंड, मानदंड का मतलब रूल रेगुलेशंस, और मानदंडों का व्यक्ति का ज्ञान होना भी, जानबूझकर मानदंडों का उल्लंघन करना भी, तो ये विचलन को कहीं ना कहीं परिभाषित कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए एक बार। आपको बता दूं, मैंने आप लोगों से रेनहार्ट महोदय के बारे में बात किया हूं सामाजिक समस्याओं के कारण में, और इनका कहना था विभेदीकरण को लेकर, सामाजिक परिवर्तन और सभ्यता के विकास की तीव्र आवृत्ति को लेकर, और वैज्ञानिक विश्लेषण और विकास अंतर्दृष्टि को लेकर। तो अगर मैं बात करता हूं तो रेनहार्ट के अनुसार सामाजिक समस्या का निराकरण सामूहिक प्रयास के द्वारा संभव है। क्या ये बात सही है? इन्होंने 3 कारण बताए थे, मैंने तीनों कारण अभी बताए हैं आप लोगों से। आप मुझे बताएं, क्या इस तरीके का अगर सामाजिक समस्या का निराकरण करोगे तो सामूहिक प्रयास से करोगे तो वो संभव हो सकता है? कॉमन सेंस लगाइए अगर नहीं पता इसका फैक्ट तो। अरे भाई हाँ, हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट जवाब है। सामूहिक प्रयास से द्वारा आप संभव कर सकते हैं। कोई सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, नहीं, लोग कहते भी हैं, पुरानी कहावत भी है, अपना दुख दर्द अगर किसी से बताओगे तो हल्का होता है। हल्का होने का मतलब है कि वो समाधान बताएगा, उस समस्या का समाधान बताएगा, इसका मतलब ये तो पुरानी कहावत है। तो कॉमन सेंस अगर आप लगाते तो अभी रेनहार्ट के महोदय के अकॉर्डिंग सही चलते आप। ये सही जवाब है आपका। सेल्जनिक की बात करता हूं तो इन्होंने कहा कि सामाजिक समस्या अधिकांश व्यक्तियों की आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न करती है। क्या अधिकांश ऐसे व्यक्तियों की आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न करती है? मैंने अभी आपको बताया भी है कि इसने 5 कारण बताए थे। एक था कि सदस्यों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं की संरचना बिगड़ने लगती है, तब सामाजिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। वही बात तो यहाँ पे लिखी है सेकंड पॉइंट में, बोलिए एक बार, हाँ या ना? हाँ हाँ, तो बस करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सही। जी बिल्कुल सही जवाब आपका, ऑप्शन नंबर सही। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, तो देखिए हर्बर्ट ब्लूमर लिखा हुआ है कि सामाजिक समस्या को चिंता, संघर्ष, तनाव और निराशा उत्पन्न करने वाला बताए। नहीं, ये बताइए कौन बताएगा? ये किसने बोला है फिर? अगर हर्बर्ट ब्लूमर ने नहीं बोला तो किसने बोला ये बात? कौन बताएगा? डब्ल्यू वेलेस वीवर ने, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, वेलेस वीवर ने बोला है ये बात, ये परिभाषा उसकी थी, इसलिए गलत हो गया। कार के अनुसार, कार एक विद्वान का नाम है, सामाजिक समस्या तभी उत्पन्न होती है जब हमारी प्राथमिकताओं और यथार्थता के मध्य खाई बन जाती है। और ये तो सत्य है आपका, ये कार महोदय का स्टेटमेंट सत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न को समझिए,
देखिए फुल्लर के अनुसार, फुल्लर एक विद्वान है भाई, है ना, फुल्लर एक विद्वान है, इन्होंने सामाजिक समस्या से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं बताई हैं। अब फुल्लर की विशेषताएं पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूं। देखिए, जब मनुष्य के व्यक्तिगत स्वार्थ के मूल्य समाज की नैतिक व्यवस्था के मूल्यों से टकराती है तो सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो इनका कहना यह था, अगर हम बात करें तो इनकी विशेषताएं बताई गई थी, चेतना, नीति निर्धारण और सुधार, ये थी विशेषताएं। बेसिकली ये था क्या कि सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति और समाज दोनों विकास में बाधक का कार्य करती है। तो ये सामाजिक समस्या की विशेषता बताने लगे, ये ऐसे विद्वान थे। सामाजिक समस्या का मनोवैज्ञानिक और भौतिक विस्तार इतना होता है कि उससे एक महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पड़ती है। तो यह भी एक प्रकार की समस्या है। आदर्श, सामाजिक आदर्शों का विचलन, जो स्थिति का दशा समाज के अपेक्षित व्यवहार का उल्लंघन करती है, वो सामाजिक समस्या बताती है। तो ये विशेषताएं थी जहां नीति निर्धारण, सुधार और चेतना को रिलेट करती थी। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1, 2, 3, यानी डी सही माना जाएगा आपका। जॉन जे केन नाम है विद्वान का भाई, बताइए एक बार आप इसको जरा बताएं प्लीज। सभी लोग हो ना भाई, आवाज वगैरह आ रही है क्लियर? जी सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नाम बताइए मुझे, जॉन जे केन के अनुसार सामाजिक समस्या के प्रकार कौन कौन से थे? सामाजिक समस्या के प्रकार, अच्छा प्रश्न, मैं बताता हूं। देखिए, बेसिकली जॉन जे केन ने वर्गीकरण किया था। एक था इनका प्रकट सामाजिक समस्या। अब आपको पता है प्रकट सामाजिक समस्या क्या होती है? मैं बताता हूं। ये एक ऐसी सामाजिक दशा है जिसके द्वारा राज्य और निजी एजेंसी दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से उपचारात्मक प्रयत्न किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रकट सामाजिक समस्या। क्योंकि जनता को इसके प्रति जागरूकता कर दिया जाता है, यह प्रकट सामाजिक समस्या को रिप्रेजेंट करता है और समाज के लिए खतरा है ये। और इस श्रेणी में बाल अपराध आता है, नोट करिएगा या समझिएगा, मद्यपान आता है, बेरोजगारी आती है, निर्धनता आती है, जनसंख्या वृद्धि आती है, ये आती है प्रकट सामाजिक समस्या में। ये जॉन जे केन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा। एक आपका आता है गुप्त सामाजिक समस्या। देखिए, ये भी प्रश्न अच्छा है और सारे के सारे यहाँ प्रश्न पे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो ध्यान रखिएगा। और यही जो गुप्त सामाजिक समस्या है, इसी को बोला जाता है प्रत्याशित सामाजिक समस्या। मान लीजिए अगर गुप्त सामाजिक समस्या ना आया और प्रत्याशित सामाजिक समस्या आ गई, तब तो ये मत कहना कि रोहन सर ने बताया ही नहीं था। गुप्त सामाजिक समस्या को प्रत्याशित सामाजिक समस्या भी कहा जाता है, जिसके लिए उपचारात्मक सामूहिक कार्यवाही नहीं होती है, लेकिन जो फिर भी समाज के लिए खतरा होता है। कम से कम जनता किसी खंड या समूह अथवा कई सुयोग्य अवलोकनकर्ता के मस्तिष्क में इस प्रकार की समस्या का निवारण सामूहिक स्तर पर ही किया जा सकता है। तो ऐसे में सीक्रेट होता है ये। तो आपको बता दूं, इन्होंने बेसिकली दो ही टाइप बताए हैं, दो ही वर्ग बताए हैं। एक बताया है आपके लिए प्रत्याशित सामाजिक समस्या और दूसरा बताया है प्रकट सामाजिक समस्या। विचलनकारी सामाजिक समस्या तो है ही नहीं, आपका ये गलत हो गया। आदर्शों का विचलन किसने बोला है? नाम बताएं। सॉरी, नाम बताएं भाई। मेरीलैंड एंड्रीज है ना? यस सर। हाँ, शाबाश, याद रखिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला यहाँ पर। देखिए प्रश्न है जे.एस. हट्टन के अनुसार, अब ये गुड्डे एंड हट नहीं है, गुड्डे एवं हट नहीं है, ये यहाँ पे अगर हम बताएं जे.एस. हट्टन है, भारत में वर्ष 1931 में कितनी जातियां थीं इनके अनुसार, जे.एस. हट्टन के अकॉर्डिंग। नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 नंबर का है, इसका सही जवाब 3000। कितनी जातियां थी? 3000 बताई थी इन्होंने वर्ष 1931 में। तो ये फैक्ट है आपके लिए, अपनी थ्योरी में इन्होंने बोला था। जॉन जे केन ने अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम, देखिए भाई इनकी किताब का नाम है सोशल प्रॉब्लम, और इसी किताब में कितने भागों में डिवाइड किया है सामाजिक समस्या को? 3, 2, 4 बताइए, बोलिए। 4 सर। अरे भाई ये जॉन जे केन का ही तो नाम है, ऊपर भी तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 तो देख लीजिए, जॉन जे केन। अरे तो फिर कहाँ जा रहे हो आप लोग, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिर्फ मेरी बात सुन सुन के आप आनंद हो रहे हैं, बस मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। हाँ, आनंद मत लीजिए मेरी बातों का, सिर्फ उसको दिमाग में भी रखिए अपने, है ना, तभी मजा आएगा, तब आनंद असली वाला होगा, है ना। आगे बढ़िए। देखिए सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, अच्छा एक तो यहीं पे क्लियर कर देता हूं, एक किताब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की किताब किसने लिखा है? बताइए। सामाजिक कुल्ले जो है, अगर हम बात करते हैं चार्ल्स हर्टन कूले के बारे में, तो आपको वो नाम तुरंत याद आ जाता है, तो आप कहते हो भाई प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के बारे में बात की है उन्होंने। अगर हम बात करते हैं एंड द इंटर रिलेशनशिप ऑफ कल्चर रोल करके पुस्तक का नाम, तब किसका नाम आप लोग लगाएंगे बताइए जरा। तब आपको नाम लगाना पड़ेगा वारेन का, वारेन का नाम लगाना पड़ेगा। अच्छा ये वारेन हस्टन नहीं है, है ना, ये वारेन एक विद्वान है समाजशास्त्र में, ठीक है। आज शाम की क्लास 8 बजे आप लोगों की चलने वाली है, यूजीसी की क्लास, उसमें आप लोगों के लिए मदद करेगी, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत की कितनी प्रतिशत जनजातियां थी? देखिए ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं। बताइए, अच्छा प्रश्न, और मैं आपको बता देता हूं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा यहां पर 1991 में संपूर्ण भारत की कितनी प्रतिशत जातियां थी? 85, 82, 60 बताइए आप लोग। 60%, 60% थी, कितनी थी वर्ष 1991 के अकॉर्डिंग? 91-92 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो आपकी चल रही थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, और 8वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार मैं बता रहा हूं आप लोगों को 60% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से बताइए रोनाल्ड एल वारेन, देखो यहां पे ये इनका पूरा नाम है, पुस्तक उनकी है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ कल्चर रोल। क्या ये किताब लिखा है इन्होंने? हाँ या ना? हाँ सत्य है, अभी आपने ऊपर देखा है। अमेरिकन सोशोलॉजिकल रिव्यू वर्ष 1949 में विश्व की सामाजिक समस्याओं का विस्तार से वर्णन किया है। क्या यह बात सत्य है? इस प्रश्न का जवाब सत्य है, यह स्टेटमेंट सत्य है, और मैं आपको बता दूं यहां पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23,
भाषा शास्त्रियों के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। ये देखिए भाई, क्या ये सही लग रहा है? सुना है कभी आप लोगों ने? यदि सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है बताइए कहाँ। नहीं सुना सर। तब फिर बोल। हाँ, नहीं, कहाँ सुनी हो? नहीं सुना। 1652 भाषाएं बोली जाती नहीं। भारत में 18 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न अधूरा। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22। 22। ये हाँ भाई, भूल जाते हो आप लोग, है ना। यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ना तो पहला ना तो दूसरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। बताइए, किस भारतीय विचारक द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण को मनोसामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है? देखो, मनोसामाजिक प्रक्रिया आप जानते होंगे, मैं बताता हूं क्रम, ध्यान सुनिए। हालांकि नाम वहां पर एग्जैक्ट आता है मैरी रिचमंड का, कि भाई अध्ययन होगा, निदान होगा, उपचार होगा, मूल्यांकन होगा, समापन होगा, ये प्रक्रिया आप देखते हैं। परंतु इन्हीं प्रक्रिया को मनोसामाजिक प्रक्रिया कही जाइए। और ये राष्ट्रीय एकीकरण में, एकीकरण मतलब केश वर्ग में, है ना, हम इस तरीके सोचे, राष्ट्रीय एकीकरण में या केश वर्ग में सामाजिक समस्या के प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान का नाम, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्रिजमोहन नाम आता है। ब्रिजमोहन नाम आता है ब्रिजमोहन का, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय द्वारा, देखो अब इंडियन का नाम आएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल, मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट। राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में कहा है कि यह भावनात्मक एकता, भाईचारा तथा राष्ट्र प्रेम की वह दृढ़ भावना है जो एक देश के सभी निवासियों को अपनी व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषाई विभिन्नताओं को भुलाने में सहायता देती है। यह स्टेटमेंट किस भारतीय का है? बताइए। यहां पे बताओ, विनोबा भावे नाम करेक्ट जवाब हो जाएगा, विनोबा भावे। हाँ, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में आपने नाम सुना होगा सेरोकिन का। यस सर, सुना। सुना है ना? जी जरा आप मुझे बताना चाहेंगे सेरोकिन का जो बताया गया है क्रम, जी। क्या बताए गए हैं, क्या क्या नाम है क्रम में? मैं सेरोकिन का नाम पूछ रहा हूं। हालांकि बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में नाम आते हैं, है ना। मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं एक ही बंदे का नाम, जो बात कर रहा हूं सेरोकिन का। उसकी किताब का नाम था सोशल एंड कल्चर डायनेमिक, और उसने कहा था चेतनात्मक संस्कृति। नंबर 1 क्रम रखिएगा, क्योंकि मुझे याद आया केवल भावनात्मक एकता से। दूसरा क्रम याद रखिएगा, भावनात्मक संस्कृति। तीसरा क्रम याद रखिएगा, एमपीपीएससी का प्रश्न पूछा गया है, आदर्शात्मक संस्कृति, है ना। तो ये क्रम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। किताब का नाम भी है, ध्यान रखिएगा, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक गतिशीलता, है ना, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। वेर्नर और लेडेकर ने राष्ट्रीय एकीकरण को कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? देखिए, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, फैक्ट पर आधारित प्रश्न हैं। यदि आप अच्छे से कर रहे हैं तो फिर तो सही है। राष्ट्रीय एकीकरण के कितने प्रकार पूछा जा रहा है आप लोगों से, वेर्नर और लेंडेकर के अकॉर्डिंग। आपको बता दूं, एनआईओएस की अगर आप बुक पढ़ेंगे, किसकी बुक? एनआईओएस की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो समाजकारी में यहां से कुछ आपको फैक्ट मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, वो कुल टोटल 4 प्रकार है, 5 नहीं है, 4 प्रकार है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिलेगा।
और ये NIOS की जो पॉलिटिक्स की बुक होगी, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ आपको वहाँ से मिलेगा, जहाँ धर्म, जाति और संस्कृतियों के कई लोग रहते हैं राज्य में। तो आज के समय में राज्य में विभिन्न धर्म, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं, तो राष्ट्रीय एकीकरण की अधिक आवश्यकता उन राज्यों में महसूस की जाती है जहां जनसंख्या में धार्मिक, भाषाई, जाति, नस्ल, क्षेत्रीय अंतर पाए जाते हैं। तो कुल टोटल उन्होंने 4 टाइप के जो है बताए थे। तो याद रखिएगा, भिन्नताओं में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बात करने को लेकर एक प्रक्रिया के रूप में बात किया था इन्होंने। ठीक है, तो आपके 4 नाम आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सामाजिक, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय में भिन्नता पाई जाती है। आगे अगर बात करते हैं, यहां पर देख लीजिए आप, अब इन्होंने कहा कि बेरनर और लेंडेकर के अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण का आधार पूछ लिया है। आधार पूछा है, आधार कौन कौन से हैं ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो सही जवाब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां पर एक सांस्कृतिक एकीकरण आधार होगा, एक आदर्शात्मक एकीकरण का आधार होगा, बस संरचनात्मक नहीं होगा। ये फैक्ट वाले प्रश्न है। आधार 2 ही हैं, सांस्कृतिक, भले जब उन्होंने डिवाइड किया सामाजिक, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक भिन्नताओं को रखा था उन्होंने, इस बात से सहमत रहना आप लोग, लेकिन इन्होंने संरचना के बारे में बात नहीं किया है। ऑप्शन आपका पहला वाला ठीक है यहाँ पर रहेगा और दूसरा वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। बात करते हैं जे मेलिन ने राजनीतिक आतंकवाद को बताए गए आपातकालीन उद्देश्य में कौन सा से शामिल है, बताइए। ये भी प्रश्न अच्छा है ना। राजनीतिक आतंकवाद को बताया जा रहा है आप लोगों को यहां पर। अच्छा, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आंदोलन का प्रचार करना, विरोधी शक्तियों को हटाना, सामान्य आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाना। तो ये राजनीतिक आतंकवाद को बनाए रखने में अल्पकालीन उद्देश्य इसमें शामिल किए थे जे मेलिन ने। और आतंकवाद अपने व्यापक अर्थों में अगर समझा जाए, हम लोग समझते हैं, तो एक जो है वैचारिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और भय का उपयोग करना है ना। तो वो बेसिकली एक आतंकवाद जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया जाता है, या एक प्रकार से हम इसको जानते हैं इस तरीके से। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को बता दूं, इसमें आतंकवादी पहली बार 1794 में फ्रांसीस दार्शनिक ने फ्राकोइस नोएल बाफे के द्वारा किया गया था। आतंकवादी शब्द को पहली बार 1794 में, याद रखिएगा आप सभी लोग इस चीज को भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहां पे सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करिए, राजनीतिक आतंकवाद में कितने अल्पकालीन उद्देश्य बताए थे। देखिए, अभी आपने, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप मुझे जरा बताएं कि 2 होगा, 7 होगा कि 5 होगा। 5 कितने थे, 5। याद रखिएगा, आपका यहां पे करेक्ट जवाब जो होगा वो 5 ही सही माना जाएगा, आतंकवादी के परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक आतंकवाद के दृष्टिकोण से या उसके परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, याद रखिएगा 5। ठीक है, भारतीय पश्चिम बंग से नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी। पश्चिम बंगाल से नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी, पश्चिम बंग। हाँ, यहाँ पे देखिए, भारत में पश्चिम बंगाल से नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी, बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 30, सही जवाब इसका जो होगा 1667 या 1967, 1600 नहीं, 1967, 1967 आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा।
भारत सरकार द्वारा आतंकवादियों से निपटने के लिए, देखिए यहां पे टॉपिक आतंकवाद से संबंधित चल रहा है ना। बताइए कि भारत सरकार द्वारा आतंकवादियों से निपटने के लिए आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि रोधक एक्ट टाडा कब बनाया गया। यहां आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों रोकथाम एक्ट, आप बताइए जरा मुझे, जिसको हम टाडा कह रहे हैं, टाडा, ठीक है, ये आया कब था? 1995 में। हाँ हाँ, नोट करिए। बेसिकली इसे सर्वप्रथम अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था। पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के चलते सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देने के लिए इसे कानून बना दिया गया। और मैं आपको बता दूं, वर्ष 1985 से 1995 के बीच में यह लागू किया गया। आतंकवाद की रोकथाम के लिए आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां रोधक कानून, आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए बने थे टाडा और पोस्टा कानून। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आतंकवादी और विघटनकारी, अब यहां पे विघटनकारी तो लिखा नहीं है, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम एक एक्ट आया था, वो एक्ट था 1987 का, 1987 का। और यहां पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आप लोगों का, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1985 का। और 1985 से 95 के बीच ये जो बेसिकली शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसीलिए ऑप्शन 95 नहीं लिखा है, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं आप। किसको लगाऊं, है कि नहीं? समझ में आया? जी सर। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अच्छा सवाल था ये, अच्छा प्रश्न भी था आप लोगों के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई या कब की गई? 1961, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिलिंग, 1961। और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1961 में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और तत्पश्चात 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक का आयोजन हुआ था, 1962 का। अब आपके सामने ऑप्शन सी भी है और ऑप्शन बी भी है, अब आप चुनिए ऑप्शन सी को या ऑप्शन बी को, बताइए। बताइए। बी सर। नो, बी सर। बी नहीं होगा, मैं बताता हूं, बता, देखो सुनिए, 1961 में विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक सम्मेलन का आयोजन था ना, और 62 में पहली आधिकारिक बैठक हो गई, तो यानी उसकी स्थापना हो गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, हाँ सी करेक्ट रहेगा। आगे बात करते हैं, इन जो देखिए यहाँ पे, इन इचिलिटी अपंग मैन नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंद्रे बेतई, आंद्रे बेते का नाम आप सुनते हैं, टीबी बोटोमोर का नाम आप सुनते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये किताब उनके द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं, एन.एस. सक्सेना के द्वारा आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए सुझाव में शामिल है, बताइए क्या शामिल है? आतंकवादियों के वित्तीय साधनों को, उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए घटाना है, बिल्कुल शामिल है। बंदी आतंकवादियों को शीघ्र न्यायिक दंड देना चाहिए, यह भी शामिल है। आतंकवादियों से निपटने वाले बलों को अधिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना चाहिए आतंकवादियों से निपटने के लिए, ये भी शामिल है। सुझाव है ये, उपयुक्त सभी सही है, यहाँ पे डी वाला करेक्ट होगा। हाँ, बात करते हैं अब हम लोग भारतीय समाज में लैंगिक असमानता के कारण, बताइए क्या हो सकते हैं?
क्वेश्चन नंबर 35। तीनों है सर। तीनों, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं तीनों की तरफ, यानी आप सही बता रहे हैं। लैंगिक असमानता के जो कारण है वो एक नहीं है, कई कारण हो सकते हैं। एग्जाम में आप लोगों से कई तरीके से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। एक कन्या भ्रूण हत्या को लेकर भी आ सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण के रूप में भी हो सकता है, आपका आर्थिक और नैतिक कारण के रूप में भी हो सकता है ना। तो कई ऐसे इसके कारण है। अगर हम बात करते हैं और भी कारण के बारे में, अगर आप बताइए जरा, पुरुष प्रधान समाज रहेगा तो नहीं होगा क्या लैंगिक असमानता? बताइए, पुरुष प्रधान समाज अगर रहेगा तो बिल्कुल कारण माना जाएगा, माना जाएगा। और देश की ग्रामीण सामाजिक प्रणाली की बात अगर हम करते हैं, इसका मतलब कि ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को घर के अंदर रहकर घरेलू कार्य करने होते हैं। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से देश की ग्रामीण सामाजिक प्रणाली भी कारण के रूप में उभर के आ सकती है। तो ऑप्शन आपको बदलाव भी दिया जा सकता है। ऑप्शन आपको शिक्षा का अभाव मिल सकता है, और शिक्षा का अभाव कहीं ना कहीं एक कारण के रूप में देखने को मिलता है लैंगिक असमानता का। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसी क्षेत्रों में सामाजिक, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों को अगर आप रिलेट करके समझेंगे तो आपको तीनों क्षेत्र समझ में आ जाएंगे कारण को लेकर। ठीक है, तो ये असमानता को कहीं ना कहीं दिखाई गई है या बताई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, यहां से एक पॉइंट, वो पॉइंट होगी पंचायती राज अधिनियम। और पंचायती राज अधिनियम 1992 में आई थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके द्वारा गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने से समझा गया था। और स्त्रियों में राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और इस क्षेत्र में लैंगिक विषमता का समाधान होगा। और यही बात कही गई थी पंचायती राज अधिनियम में। इस फैक्ट को याद रखिएगा, वर्ष 1992 में। ठीक है, क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा, आपने दिया है सभी। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति को अधिकतम आय प्रदान करती है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सर। यहां पर मैडम मैं बता दूं, ये स्टेटमेंट है, ये परिभाषा नहीं। यहां पर आपने जनसंख्या को देखा और माल्थस का लगाया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये जनक कहे जाते हैं, माल्थस महोदय जनक कहे जाते हैं। लेकिन प्रश्न है परिभाषा से, है ना। ट्रिक में परिभाषा काम नहीं आती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर जनक पूछाएगा तो माल्थस का नाम आप लगाना श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनुकूलतम जनसंख्या वह है तो मैं बता दूं एडवर्ड विट का नाम आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, है ना, ये प्रश्न बताया जा रहा है। ओके, चलिए, यहां आपका अगर जो जवाब आया है 2011 के अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो उसके अनुसार मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो आपने दिया है बिहार, गलत जवाब। यहां पर सही जवाब महाराष्ट्र, नहीं, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर होगा आपका। यहाँ पे महाराष्ट्र आपका जनसंख्या की दर से, ये मत सोचिएगा आप लोग कि ये पीछे है, ये आगे है ना, याद रखिएगा आप सभी लोग, पीछे नहीं है, आगे है महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, और नेक्स्ट भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो अधिकतम है? अच्छा, अभी तो मैंने आप लोगों से इस पे चर्चा भी नहीं किया है, जनसंख्या टॉपिक पर आप लोगों से, है ना। चर्चा मैं जल्दी ही कर दूंगा आप लोगों से, कभी एक समय निकाल कर, और 15 मिनट का समय होगा, मैं आप लोगों से इसके बारे में पढ़ा दूंगा, बता भी दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप गेस करके बताने की कोशिश करिएगा, मुझे आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ जनसंख्या निम्न राज्यों के किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा घनत्व? बिहार, बताइए। कि मध्य प्रदेश सर। नो, बिहार में कम जनसंख्या वाले लोग नहीं हैं, बहुत हैं।
बिहार आपका करेक्ट जवाब है यहाँ पे, है ना, बिहार आपका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा, है ना। घनत्व में और केंद्र शासित में अगर बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? दिल्ली। दिल्ली, हाँ। कम जनसंख्या नहीं है दिल्ली में, बहुत जनसंख्या है ना। चलिए, भारत में, अच्छा घनत्व का मतलब समझ रहे हो ना, जनसंख्या ज़्यादा होना, जगह कम है और लोग ज़्यादा हैं, जनसंख्या का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, भारत में किस राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात 1000 से अधिक है? अब देखिए, ये बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है अभी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का, तो इसका सही जवाब होगा केरल। बहुत बढ़िया जवाब। तो देखिए, ये पूछ लिया था राज्य को लेकर, ये पूछ लिया था राज्य को लेकर। अगर आपसे पूछ लेता कि भाई बताइए जरा लिंगानुपात के हिसाब से, लिंगानुपात के, तो लिंगानुपात में भारत का जो रहा है वो 931 रहा है, 931 रहा है 931 से। और 2001 में जो रहा था वो 920 रहा है। 2021 में तो होना था, हुआ नहीं कोविड-19 के चक्कर में, आपको पता है, इस पे बाद में होगा, है ना, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, चलिए आगे बात। अच्छा, साक्षरता भी अगर पूछ लेता पुरुष का साक्षरता, तो याद रखिएगा 78.7 महिला, ये मेल का है। और फीमेल की बात करते हैं अगर हम लोग साक्षरता की बात, तो 59.2%, 2011 के बात कर रहे हैं। टोटल साक्षरता की बात करते हैं, पुरुष और महिला दोनों मिला देते हैं साक्षरता में, तो आप कितना बताएंगे? 69.3%। याद रखिएगा, है ना, ये चीज़ें हैं। जनसंख्या वृद्धि दर पूछेगा, अगर जनसंख्या का वृद्धि दर तो 20.3% बताइएगा, है ना, ये बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। चलिए ये भी प्रश्न अच्छा है, देखिए। हरियाणा। हरियाणा, ओके। लिंगानुपात वाला राज्य, पंजाब सर। नो, हरियाणा सही जवाब आया था। करेक्ट जवाब हरियाणा है, करेक्ट जवाब आपका हरियाणा है, राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी है। यूपी, अरे यूपी कैसे आप मान सकते हो कम हो सकता है ना, यूपी नहीं। हाँ, गोवा एक बार सोचते भाई, जन क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते छोटा सा, तो मैं सोचता आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लेकिन नहीं, हरियाणा करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न आया भी है एसएससी में, है ना, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए भारत में साक्षरता अवरोही क्रम बताना। देखिए आपको अवरोही क्रम में सजाना है ना, सजाइए एक बार। बी सर। बी, केरल, गोवा, मिजोरम, ओके, केरल, मिजोरम। अच्छा, ऐसे प्रश्नों का ट्रिक, एक तरीका और सुन लीजिए ट्रिक। देखिए सी और डी नहीं हो सकता है। एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं आपकी शुरुआत में, दोनों में केरल केरल है, या तो ए होगा या तो बी होगा। एक ट्रिक है, तरीका है, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ही, केरल और मिजोरम। और इसी में अगर आपको 100% का जब तय हो जाए तो आप किसी ऑप्शन को लगा सकते हैं, या ए को लगाइए या तो बी को लगाइए। अगर इस तरीके से अगर एग्जाम में मिलता है ऑप्शन, तो ऐसा करिएगा, एक बार सोचिएगा जरूर ट्रिक। ऐसे में भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, बताइए कब की कब रही है? उच्चतम मतलब हाईएस्ट लेवल पर रही है। 61-70। 61-70 नहीं, 81 आप मानिए, 81 वाला, 81 सही रहेगा, है ना मैडम? यहाँ पे सही, हाँ, डी 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 आपने सही जवाब दिया, ऑप्शन नंबर डी में है 1981 और 91 का, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 43 का अगर आपने जवाब दिया है, ठीक है, 1981 और 91, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, एक बार ग्रुप में मैसेज छोड़ देना आप मुझे, है ना, मैं बता दूंगा। सर अरिहंत की बुक में बी दे रखा है इसका। बी 1961 और 71, यस सर। ओके, नहीं अभी मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, है ना, मैं एक बार डेटा देख लूँगा फिर बताऊँगा आपको, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी किसी भी मत लगाइएगा इस पर, ठीक है। ओके सर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, बताइए जरा। प्रतिपादित किसने किया? WFW नोरिस्टीन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये अच्छा प्रश्न है ना, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। और आपको ध्यान रखना होगा इसके संबंध में, इसके परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट वाला जवाब, ऑप्शन नंबर FW। ठीक है, FW नोटेस्टीन का करेक्ट जवाब माना जाएगा। बेसिकली ये जानते हैं क्या है, ये एक सिद्धांत था, इसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए किया गया था। भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान किया जा सके, इसलिए इस सिद्धांत को बताया गया था, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत। और आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो WFW नोरिस्टीन का नाम मैं बता रहा हूँ, इन्होंने 1945 में किया था। और पता है आपको, इससे पहले एक और विद्वान थे, मालूम है किसी को नाम उनका? बताइए, नहीं पता? मैं बताता हूँ, WM थॉमसन। WM नोट कर लीजिएगा, थॉमसन। और इन्होंने 1929 में किया था, ये सिद्धांत है। और 1945 में नोटेस्टीन ने किया था। और इन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में प्रजनन और मृत्यु दर की प्रवृत्ति के अनुभव के आधार पर यह सिद्धांत दिया था। तो 3 नाम भी लिख लीजिए। एक बार थोड़ा सा रुकिए, मैं चार्जर लगा दूं, है ना, थोड़ा सा। यस सर। चलिए, तो आप ध्यान रखिएगा इनका 2 नाम यहाँ से। और ये बेसिकली 3 जो मैंने देश का नाम बताया है ना, ये 3 देशों पर इन्होंने फॉलो किया था। और वो प्रजनन और मृत्यु दर की प्रवृत्ति का अनुभव। और 3 देशों का नाम लिख लीजिए। यूरोप, आप इस समय जान ही रहे हो, यूरोप के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, है ना। और ऑस्ट्रेलिया, जो कि देन है रसिया की। और तीसरा जो है अमेरिका। तो ये 3 ऐसे देश हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आज के लिए इतना रख लेते हैं ना, समय हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कल इसी के आगे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। देखो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन बताए, बहुत सारे फैक्ट हैं, इन फैक्टों को ध्यान में रख कर चलिए। आपसे ये प्रश्न सोशल वर्क के हैं, ये एग्जाम में आप लोगों के बनेंगे, ये प्रश्न है ना, ये सोशल वर्क के प्रश्न, कोई अलग से प्रश्न नहीं है, सोशल वर्क के प्रश्न। एग्जामिनर कोई होगा मैं बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा, जब भी कभी मेडिकल सोशल वर्क का एग्जाम देने जाना, और आज मेरी बात मान लीजिए अच्छे से, आपसे थ्योरी पूछी जाएगी, थेरेपी आपसे पूछी जाएगी। नोट करिए पहली बात, थ्योरी थेरेपी आप कंठस्थ करके जाइएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा थ्योरी थेरेपी को लेकर। और जितनी थेरेपी हैं, थ्योरी हैं, साथ ही साथ आप सोशल वर्क में जो जनसंख्या की बात की गई है और सामाजिक समस्या की बात जो की गई है, जो फोबिया जैसी बीमारी की बात की जाती है, ये भी एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न बन के आते हैं मेडिकल सोशल वर्क में। अगर किसी ने दिया है मेडिकल सोशल वर्क का पेपर तो सोचे एक बार, वो जितनी चीज़ें मैंने बताया वो चीज़ें आई जरूर होंगी। ये मेडिकल सोशल वर्कर का ट्रेंड है, ये प्रश्न आते हैं वहीं से ही, कोई अलग से नहीं आते हैं प्रश्न। यूजीसी का ट्रेंड नहीं चलेगा सोशल वर्कर में। जो वहाँ पे बैठा होगा व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, वो एनटीए यूजीसी नेट का पेपर जाके नहीं, जो पेपर तैयार करते हैं एग्जामिनर यूजीसी का, वो पेपर नहीं बनाएगा। वो जो यूजीसी का एग्जाम दिया होगा वो पेपर बनाएगा वहाँ पे मेडिकल सोशल वर्क का। याद कर लीजिए आप लोग ये बात, क्योंकि वो सोशल वर्क यूजीसी का पेपर देख के बनाएगा। और मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, सोशल वर्क इतना इनफ नहीं है कि आपको उतने पढ़े, लेकिन आप ध्यान रखें सोशल वर्क में मेडिकल सोशल वर्क को ज़्यादा पढ़ें आप। ठीक है, उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ठीक है ना।